हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आर्यन नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्लास और सेशन लेके आए हैं, जिसमें होने वाला है एमसीक्यू सेशन। और एमसीक्यू सेशन रहने वाला है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जिसमें हम ये पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। पीवाईक्यू सीरीज में हम देखने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पीवाईक्यू सीरीज मतलब यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी हम चर्चा विस्तृत यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। यस, तो जिसका संघर्ष जारी होगा उसी की जीत होगी। और यहाँ पे हमने लिखा है क्या, आरंभ है लक्ष्य प्राप्ति का, मतलब आपके लक्ष्य प्राप्ति का आरंभ हो चुका है। मतलब यहाँ पे हम शुरुआत कर चुके हैं कि आपका लक्ष्य मिलना ही तय है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में, पूरी रणनीति के साथ में हम मैदान में उतर चुके हैं, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला अपने लिए। चलो, आज का सेशन का अपना पहला क्वेश्चन कौन सा? यस, ये पहला क्वेश्चन रहेगा आज का अपना पहला क्वेश्चन सेशन का। यस, क्या क्वेश्चन है देखना सभी। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज, नर्सिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा? आप सभी को पता है कि सारे नर्सिंग जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस या स्टेप्स फॉलो होती है। फर्स्ट रहेगी असेसमेंट, फर्स्ट कौन सी होगी? असेसमेंट रहेगी। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा नर्सिंग डायग्नोसिस। दूसरा यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस होने वाला, मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूं सीक्वेंस से। यस, नेक्स्ट तीसरा रहेगा सर नर्सिंग डायग्नोसिस करके क्या करेंगे हम? नर्सिंग डायग्नोसिस करके प्लानिंग बनाने वाले हैं, प्लानिंग बनाएंगे। नेक्स्ट प्लानिंग को कर देंगे इम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे रहेगा इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन रहेगा फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट रहने वाला है क्या? इवोल्यूशन। क्या रहेगा? इवोल्यूशन, ये हमारा पॉइंट रहेगा पांचवे नंबर का। तो कोई पूछ ले कि नर्सिंग प्रोसेस की सर यहाँ पे आपने लिखा, इसका सारांश क्या निकला? इसका सारांश ये निकला कि कोई पूछ ले कि सीक्वेंस क्या है, तो ये सीक्वेंस होती है। सबसे फर्स्ट असेसमेंट करेंगे, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। तो इवैल्यूएशन कब करेंगे? जब हम इंप्लीमेंटेशन कर देंगे उसके बाद इवैल्यूएशन करने वाले हैं। सर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी होगी? तो मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे असेसमेंट स्टेप होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा असेसमेंट किया जाता है, कॉम्प्रेहेंसिव असेसमेंट किया जाता है, ऑन गोइंग असेसमेंट किया जाता है, फोकस्ड असेसमेंट किया जाता है और मेंटल असेसमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे पूरा सेट असेसमेंट किया जाएगा, डाटा कलेक्शन किया जाएगा, सब्जेक्टिव डाटा होगा, ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। और डाटा कलेक्शन के मेथड से यहाँ पे डाटा कलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं बोलूं इंटरव्यू मेथड से डाटा कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रिपोर्ट रिकॉर्ड चेक करेंगे, यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से देखने वाले। तो ये इंपॉर्टेंट फेज होगी, जिसमें बहुत लंबा चौड़ा पढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप होगी। यहीं पे डिसाइड हो जाता है पेशेंट का सब कुछ, यहाँ पे एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक की प्लानिंग पूरी सेट हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी स्टेप इंपॉर्टेंट होगी? असेसमेंट स्टेप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहने वाला है। इवोल्यूशन भी है यहाँ पे, प्लानिंग भी है, इंप्लीमेंटेशन भी। लेकिन सर इंपॉर्टेंट कौन सी है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप का नाम आएगा। यदि इंपॉर्टेंट स्टेप का नाम आएगा तो हम क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट स्टेप को असेसमेंट बोल के चलेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलो लेके चलते हैं आपको अभी अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन कहना चाह रहा है द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट प्रिविलेज इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, मतलब यहाँ पे एक प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है और प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है तो ड्यूटी को प्रोटेक्ट करना है, उसको क्या कहेंगे? क्या उसको मोरल कहेंगे, क्या उसको एथिक्स कहेंगे, होनेस्टी कहेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी कहेंगे? तो क्या यहाँ पे सही आंसर होने वाला है? क्या यहाँ पे सही जवाब होने वाला है? कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर से उठाया गया? ये कोड ऑफ एथिक्स से उठाया गया क्वेश्चन है।
कोड ऑफ एथिक्स से उठाया गया क्वेश्चन है, ये टोर्ट से उठाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन, प्रिविलेज इंफॉर्मेशन को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ये हमारी ड्यूटी रहेगी। इसके प्रति मैं बोलूंगा कॉन्फिडेंशियलिटी होगी। मतलब यहाँ पे डी पॉइंट, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा आज सही जवाब होने वाला है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट जवाब, सही जवाब होगा क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि पेशेंट का कोई भी डाटा होता है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, छुपा के रखना। छुपा के मतलब पेशेंट को नहीं बताना क्या, अरे पेशेंट को बताएंगे, अटेंडर को बताएंगे, लेकिन दूसरे पर्सन को नहीं बताएंगे, ये रहेगी कॉन्फिडेंशियलिटी। तो यहां पे डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या कहना चाह रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चलो देखते हैं क्या कहना चाहेगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज सब्जेक्टिव डाटा। कौन से ऐसे डाटा हैं जो सब्जेक्टिव डाटा होते हैं। सर डाटा कलेक्शन के दो मेथड होते हैं। सर यदि हम डाटा कलेक्शन की बात करेंगे, डाटा कलेक्शन असेसमेंट में करते हैं, और डाटा कलेक्शन सर दो टाइप से करते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है सब्जेक्टिव होगा और दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव। दो डाटा हम कलेक्ट करके चलते हैं, पहला होगा सब्जेक्टिव, दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में पेशेंट खुद बताएगा, पेशेंट खुद बताएगा, पेशेंट से डाटा कलेक्ट किए जाएंगे, और यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा या नर्सिंग स्टाफ होगा उससे डाटा कलेक्ट किए जाएंगे, मतलब वो खुद करेगा, सेल्फ डाटा कलेक्ट करेगा। यहाँ पे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे डाटा जो आएंगे वो आएंगे एक्यूरेट। क्या आएंगे, एक्यूरेट डाटा आएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डाटा में कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर के द्वारा, स्टाफ के द्वारा डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, और यहाँ पे डाटा जो आते हैं बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को मेजर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, पल्स को असेस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पल्स ऑक्सीमेट्री, देन मैं बोलूंगा बीपी ब्लड प्रेशर को असेस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्पाइगमोमेनोमीटर बीपी इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे डाटा एक्यूरेट आएंगे, यहाँ पे डाटा एक्यूरेट नहीं आएंगे, यहाँ पे इनएक्यूरेट हो सकते हैं, इनएक्यूरेट डाटा हो सकते हैं, यहाँ पे इनएक्यूरेट डाटा आएंगे। यहाँ पे प्राइमरी जो सोर्स होगा, जो डाटा हमें देगा, उस प्राइमरी सोर्स का नाम है क्या, उस प्राइमरी सोर्स का नाम है पेशेंट, और सेकेंडरी सोर्स इसके अटेंडर हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं। तो ये होता है सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो यहाँ पे पूछा क्या, यहाँ पे कौन कौन सा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डाटा में मैं टेम्परेचर लिख सकता हूँ, पल्स लिख सकता हूँ, रेस्पिरेशन लिख सकता हूँ, ब्लड प्रेशर लिख सकता हूँ। तो ये सभी किसमें आएंगे, ये सभी किसमें आएंगे, डाटा कलेक्शन ऑब्जेक्टिव में आएंगे। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पेशेंट को कोई एंजाइटी हो रही है, कोई चिंता हो रही है, कोई चिंता हो रही है, कोई वरी हो रही है, चिंता हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो किसमें आएगा, सब्जेक्टिव डाटा में आएगा। तो यहाँ पे पेशेंट अपीयर्स स्लीपी, एक पेशेंट सो रहा है, हम देख सकते हैं, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर या स्टाफ देख सकता है, और देख सकता है वो सो रहा है, सो रहा है तो खुद तो डाटा देगा नहीं, मतलब सो रहा है तो उसको स्टाफ देख सकता है, मतलब पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकता है, दैट इज सब्जेक्टिव डाटा। नो डिस्ट्रेस नोटेड, वहां पे डिस्ट्रेस नोटेड नहीं किया गया है, कोई भी डिस्ट्रेस नहीं है पेशेंट को, ये नोट किया गया किसके द्वारा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हार्ट रेट, अरे हार्ट रेट तो मैंने लिखा दिया, हार्ट रेट तो किसमें जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव डाटा में जाएगा, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लाइंट से, अरे पेशेंट खुद कहता है, पेशेंट खुद कहता है मतलब पेशेंट खुद बताता है, पेशेंट खुद बताता है, वो तो हमेशा सब्जेक्टिव डाटा होता है। तो इसमें तो साफ साफ बोल दिया कि पेशेंट कह रहा है मेरे को क्या है, एंजाइटी है और टेंस है, एंजाइटी हो रही है और टेंस हो रही है, मतलब उसको घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, मतलब कौन सा, सर सब्जेक्टिव डाटा होगा। तो यहां पे डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है कि पेशेंट ये कह रहा है कि मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को चिंता हो रही है, दैट इज सब्जेक्टिव डाटा, उसको सब्जेक्टिव डाटा में डाल देंगे, इसलिए यहां पे डी ऑप्शन सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्या होगा? सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड एज। एक सीजेशन हो गया, सीजेशन का मतलब होता है बेटा स्टॉप हो जाना। सीजेशन का मतलब क्या होता है? स्टॉप हो जाना। मतलब मैं क्या बोला कि सीजेशन या स्टॉप ऑफ ब्रीदिंग, मतलब उसको क्या बोलेंगे? यदि मैं बोलूं कि टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोल के चलेंगे एपनिया। क्या बोल के चलेंगे? एपनिया बोल के चलेंगे। मतलब यदि कुछ टाइम के लिए किसी का श्वास रुक जाता है, किसी का ब्रीदिंग रुक जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलने वाले हैं क्या? एपनिया बोल के चलने वाले हैं। तो यहां पे क्या पूछा? टेम्परेरी स्टॉपेज या सीजेशन, टोटल सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज नोन एज एपनिया। तो यहां पे डायरेक्ट एपनिया के ऊपर जाएंगे और बोल देंगे सी। हमारा सी ऑप्शन सही जवाब होगा। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहने वाला है। सर ये ब्रेडीपनिया का मतलब क्या होता है? ब्रेडीपनिया का मतलब लेस देन 80 ब्रीथ पर मिनट। ब्रीथ पर मिनट यदि 8 से कम होगा तो उसको ब्रेडीपनिया बोलेंगे। ऑर्थोपनिया किसको बोलेंगे? ऑर्थोपनिया का मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। रेस्पिरेशन ओनली इन सिटिंग पोजीशन, रेस्पिरेशन ओनली इन सिटिंग पोजीशन। यदि रेस्पिरेशन सिटिंग पोजीशन में ही कर सकता है और कोई पोजीशन में नहीं कर सकता, मतलब उसको यदि स्लीपिंग पोजीशन में लेटा देंगे, लाइंग डाउन पोजीशन में कोई पेशेंट आ जाएगा, लाइंग डाउन पोजीशन में आते ही उसका क्या हो जाएगा? लाइंग डाउन पोजीशन में आते ही रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? डिफिकल्टी हो जाएगी, उसको श्वास लेने में प्रॉब्लम होगी। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको ऑर्थोपनिया बोल के चलेंगे। डिस्निया क्या होगा? डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। यदि श्वास लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बोलेंगे डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो यहां पे ए पॉइंट नहीं होगा, बी पॉइंट नहीं होगा, डी पॉइंट नहीं होगा, यहां पे सी पॉइंट हमारा सही जवाब होगा एपनिया। और एपनिया का मतलब मैंने लिखा दिया, टेम्परेरी या शॉर्ट पीरियड के लिए रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो उसको एपनिया बोल के चलते हैं। सो यहां पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन यहां पे सही जवाब होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी इस स्क्रीन के सामने है। क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन को सभी केयरफुली रीड करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिडवे थ्रू ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए पेशेंट कंप्लेंट ऑफ सीवियर बैक पेन, व्हाट शुड द नर्स डू? एक नर्स है, फॉर एग्जाम्पल आप सभी नर्सिंग ऑफिसर हैं, आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं और आप सभी एम्स में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे वार्ड में एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, बीटी दे रहे हो, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के दौरान बीच ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या हो जाता है? वहां पे हो जाता है पेशेंट को प्रॉब्लम। सर पेशेंट को कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा? पेशेंट को प्रॉब्लम होने वाला है बैक पेन। क्या होगा? सीवियर बैक पेन। बैक पेन भी नहीं, बैक पेन भी कैसा? सीवियर बैक पेन हो जाएगा। और सीवियर बैक पेन हो जाएगा तो उसने बोला व्हाट शुड द नर्स डू? नर्स वहां पे क्या करेगी? तो आप सभी नर्सिंग ऑफिसर वहां पे क्या करना चाहोगे? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्या वहां पे रीअश्योर करेंगे? रीअश्योर द पेशेंट एंड कंटिन्यू द इन्फ्यूजन। रीअश्योर कर देंगे, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा बोल के छोड़ देंगे? ऐसा तो कतई नहीं करेंगे। अरे उसको इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब तो हमने उसको इग्नोर कर दिया, रीअश्योर कर दिया कि कुछ नहीं होने वाला। क्या करेंगे? स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड टेक वाइटल साइन, इन्फॉर्म द नर्स इंचार्ज। क्या इंचार्ज को इन्फॉर्म करेंगे? जो नर्स इंचार्ज है उसको इन्फॉर्म कर देंगे। क्या नर्स इंचार्ज को इन्फॉर्म कर देंगे और स्टॉप कर देंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को और वाइटल साइन लेंगे? स्पीड अप द ट्रांसफ्यूजन टू कंप्लीट इट क्विकली। क्या
स्पीड को बढ़ा देंगे सर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्पीड को बढ़ा देंगे और उसको जल्दी से पूरा करने की, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा भी हमें नहीं करने वाले हैं। एडमिनिस्टर अनाल्जेसिया टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, क्या उसको अनाल्जेसिया दे देंगे? अरे यहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात चल रही है, कहीं ना कहीं उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही कोई प्रॉब्लम हुई है, तो ये बोल सकते हैं कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे जस्ट ही, और वाइटल साइन लेके डॉक्टर को बता देंगे ये प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है, तो डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसा हम उसको फॉलो करने वाले हैं। सो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा, बी पॉइंट सही होगा। क्या स्टॉप कर देंगे, वाइटल साइन लेंगे और डॉक्टर को बता देंगे या वार्ड इंचार्ज को बता देंगे? यस, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या कहना चाह रहा है देखिए। यहां पे क्या बोल दिया, यहां पे बोल दिया दे 3PSO पेन मैनेजमेंट आर, पेन मैनेजमेंट के लिए 3PSO पेन मैनेजमेंट क्या होगा, क्या मैनेजमेंट करोगे 3PS में? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पोस्चर, पोजीशन, फिजियोलॉजिक केयर एंड फार्मेकोलॉजी, फिजिकल केयर, फिजियोलॉजिकल केयर एंड पोजीशन, फिजिकल केयर, फिजियोलॉजिकल केयर एंड फार्मेकोलॉजिकल, देन फिजिकल केयर, साइकोलॉजिकल केयर एंड फार्मेकोलॉजिकल। कौन सा यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा? तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही आंसर होने वाला है, सही जवाब होने वाला है? 3P कौन सा आएगा, बताइए कौन सा यहां पे सही जवाब होगा? तो याद रहे यहां पे कौन सा सही जवाब होने वाला है। सो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही इसलिए होगा, यहां पे फिजिकल केयर करेंगे उसको, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे उसको, फार्मेकोलॉजिकल सपोर्ट मतलब मेडिकेशन देंगे, तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। डी ऑप्शन मतलब यहां पे फिजियोलॉजिकल केयर, फिजिकल केयर, साइकोलॉजिकल केयर और फार्मेकोलॉजिकल केयर, तीनों केयर दे देंगे, और तीनों केयर को हमने PS मैनेजमेंट ऑफ एनाल्जेसिया का बोला है, पेन का मैनेजमेंट, तो डी ऑप्शन यहां पे सही जवाब माना जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज इंप्लीमेंटेड टू, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PP इज इंप्लीमेंटेड टू, ये कब किया जाता है? प्रोटेक्ट पेशेंट्स फ्रॉम रिस्क ऑफ इंफेक्शन, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट्स फ्रॉम रिस्क ऑफ इंफेक्शन, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रॉम रिस्क ऑफ इंफेक्शन, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट्स फ्रॉम रिस्क ऑफ रेडिएशन। तो यहां पे बेस्ट आंसर क्या होगा सर? फर्स्ट ऑप्शन में है कि ओनली पेशेंट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनता है। अरे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तो पहनता, लेकिन पेशेंट को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट फ्रॉम रिस्क ऑफ इंफेक्शन, तो बी पॉइंट यहाँ पे सही जवाब होगा कि खुद भी बचाव करता है और पेशेंट को भी बचाव हो जाता है, दोनों का बचाव हो जाएगा। सर PPE किसको बोलते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किसको बोलते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किसको बोलेंगे? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में सर क्या आता है? कैप आता है, मास्क आता है, गाउन आता है, गॉगल्स आता है, शू कवर आता है, ये सभी वहां पे देखने को मिलते हैं। केप, मास्क, गाउन और ग्लव्स की बात भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे पूरा क्लियर करना चाहूंगा। PPE सबसे पहले एक होता है पहनना मतलब प्रोसेस पूछेगा, पहनने, वियर द PPE को पहनते हैं उसको डोनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनिंग बोलते हैं, मतलब है वियर करना मतलब पहनना। यदि
हम क्या कर रहे हैं, पीपी पहन रहे हैं, गाउन, मास्क, ग्लव्स, कैप सब पहन रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको डोनिंग बोलेंगे। तो डोनिंग की सीक्वेंस क्या होगी, सबसे पहले क्या पहनते हैं, तो सबसे पहले क्या पहनते हैं ये अपने को जवाब देना होगा। सबसे पहले हम क्या पहनेंगे बताइए, सबसे पहले क्या पहनेंगे, सबसे पहले क्या पहनेंगे और सबसे बाद में क्या पहनने वाले हैं, बताइए सबसे पहले क्या पहनने वाले हैं, सबसे पहले क्या पहनेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम कैप पहनते हैं, उसके बाद में मास्क पहनते हैं, मास्क के बाद में गाउन पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, मास्क के बाद में गाउन पहनते हैं, गाउन के बाद में ये सीक्वेंस रहती है, गाउन पहनते हैं और गाउन के बाद क्या पहनते हैं, गाउन के बाद में ग्लव्स पहनते हैं। और यदि अपने को गॉगल्स लगाना है तो हम पहले गॉगल्स लगा लेंगे, क्या कर लेंगे, हाँ गाउन के बाद में ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे और ग्लव्स के बाद में हम यदि गॉगल्स पहनना है तो गॉगल्स भी लगा लेंगे। ये होता है सीक्वेंस डोनिंग का। एक होता है डोफिंग, डोफिंग का मतलब डू ऑफ, मतलब रिमूव करना, पीपीई को क्या कर देना, रिमूव करना। तो रिमूव कैसे कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट हमें क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, तो ध्यान से सुन लेना, सबसे फर्स्ट क्या रिमूव करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट क्या रिमूव करने वाले हैं तो बताना, सबसे फर्स्ट क्या रिमूव करेंगे, तो ध्यान से सुन लेना, सबसे फर्स्ट रिमूव करेंगे हम, सबसे फर्स्ट रिमूव करने वाले हैं ग्लव्स, उसके बाद में रिमूव क्या करेंगे, ग्लव्स के बाद में क्या रिमूव करने वाले हैं, ग्लव्स के बाद में हम रिमूव करने वाले हैं गॉगल्स को, गॉगल्स को रिमूव करेंगे, गॉगल्स के बाद में गाउन को रिमूव करेंगे और गाउन के बाद में हम लास्ट में सबसे लास्ट में क्या करेंगे, कैप को करेंगे और कैप के बाद में मास्क को रिमूव करेंगे। ये रहेगा डू ऑफ करना, ये तो रिमूव करना, ये पहनना, मतलब डोनिंग करना, डोफिंग करना, ये सीक्वेंस होता है। अब इसमें भी एक बात और इंपॉर्टेंट आती है कि सर ग्लव्स पहनते हैं तो सबसे फर्स्ट किस हाथ में पहनते हैं, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट वियर फर्स्ट डोमिनेंट हैंड, डोमिनेंट हैंड में फर्स्ट पहनते, मतलब राइट हैंड में पहली पहनेंगे, क्या करेंगे, राइट हैंड में पहले पहनते हैं और सबसे फर्स्ट किसमें निकालेंगे, ग्लव्स को यदि रिमूव करना है, ग्लव्स को यदि रिमूव करना है तो फर्स्ट रिमूव कहां से करेंगे, नॉन डोमिनेंट फर्स्ट रिमूव करेंगे, नॉन डोमिनेंट हैंड में सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये रहने वाला है क्या सीक्वेंस। भाई सिंपल सी बात है कि यदि ग्लव्स पहनेंगे तो सबसे फर्स्ट राइट हैंड में पहनेंगे और राइट हैंड इज द डोमिनेंट हैंड, लेफ्ट हैंड इज द लेस डोमिनेंट हैंड। तो पहले इसमें पहनना है और बाद में इसमें पहनना है। यदि रिमूव करना है तो लेफ्ट हैंड मतलब नॉन डोमिनेंट में फर्स्ट रिमूव करेंगे, देन डोमिनेंट का रिमूव करेंगे। ये सीक्वेंस रहता है ग्लव्स पहनने का, रिमूव करने का। सो यहां पे ये बातें मैंने बताई जो भी इंपॉर्टेंट थी। यहां पे हमारा आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या यहां पे सही जवाब होने वाला है। विच यूजुअली रेयर कैंसर इज एसोसिएटेड विद HIV। आर यहां पे क्या है, यूजुअली आर कैंसर इज एसोसिएटेड विद HIV, मतलब कौन सा ऐसा कैंसर है जो HIV से रिलेटेड है, HIV से रिलेटेड है, उस कैंसर को हम क्या बोल सकते हैं, तो उसको क्या एस्ट्रोसाइटोमा बोलेंगे, एस्ट्रोसाइटोमा बोलेंगे, मीसोथीलिमा बोलेंगे, पेनाइल कैंसर बोलेंगे, कपोसिस सार्कोमा बोलेंगे। यस, हम उसको कपोसिस सार्कोमा बोलेंगे, इसलिए हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होने वाला है। तो याद रखना, किसी भी पेशेंट को HIV के साथ में यदि कोई कैंसर होता है तो उसको कपोसिस सार्कोमा बोलते हैं। और कपोसिस सार्कोमा सर होता क्या है तो बोल देना लिम्फ नोड ऑफ हॉडकिंस डिजीज, लिम्फ नोड कार्सिनोमा क्या बोलते हैं इसको, कपोसिस सार्कोमा को लिम्फ नोड कार्सिनोमा, लिम्फ नोड कार्सिनोमा, लिम्फ नोड कार्सिनोमा बोलेंगे। और लिम्फ नोड कार्सिनोमा को ही क्या बोलते हैं,
कपोसिस सार्कोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपोसिस सार्कोमा बोलते हैं, कपोसिस सार्कोमा बोलते हैं। तो कपोसिस सार्कोमा क्या है? लिम्फ नोड का कैंसर होता है और इसको कपोसिस सार्कोमा बोला। और कपोसिस सार्कोमा देखने को मिलता है एचआईवी पेशेंट के साथ में, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के साथ में कपोसिस सार्कोमा देखने को मिलता है। व्हाट इज कपोसिस सार्कोमा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कपोसिस सार्कोमा किसको बोलते हैं। तो आपको जवाब देना होगा कि कपोसिस सार्कोमा मतलब लिम्फ नोड का कार्सिनोमा होता है, उसको कपोसिस सार्कोमा बोला जाता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो सकता है, कपोसिस सार्कोमा वाला और कौन सा? लिम्फ नोड कार्सिनोमा वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे डी ऑप्शन सही जवाब होने वाला है। चलो ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या यहां पे इंपॉर्टेंट होने वाला है? देखिए, चलो यहां पे है अस्थमा कैन बी ट्रिगर्ड बाई, एक अस्थमा का पेशेंट है, वो ट्रिगर, वो अस्थमेटिक कंडीशन सीवियर कब हो जाती है, वो ट्रिगर कब हो जाता है अस्थमा? सर किससे ट्रिगर होगा? वो हाउस डस्ट माइट से हो सकता है, इमोशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है, इमोशनल फैक्टर ओनली और एनवायरमेंटल फैक्टर ओनली, किससे हो सकता है? तो याद रहे कि बी पॉइंट हमारा सही ऑप्शन रहेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर तो है ही है, उसी के साथ में इमोशनल फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इमोशनल फैक्टर की वजह से भी सीओपीडी जो पेशेंट है या फिर अस्थमा का जो पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट को सीवियरिटी ज्यादा हो जाती है, मतलब वो ट्रिगर हो जाता है। सीवियरिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, वो ट्रिगर हो जाता है। इसलिए बोलते हैं सीओपीडी पेशेंट में ट्रिगर को इंप्रूव करने वाला, ट्रिगरिंग करने वाला, सीवियरिटी बढ़ाने वाला फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर और इमोशनल फैक्टर, बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग ऑफ सीओपीडी पेशेंट। यस, तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होने वाला है, इमोशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या यहां पे सही जवाब होने वाला है? क्या यहां पे सही जवाब होने वाला है? देखिए सभी, चलो देखते हैं यहां पे सही जवाब क्या है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सर नॉर्मल आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है? तो सर हमने तो पढ़ा था 5 से 15 mm ऑफ एचजी पढ़ा था। और सर यहाँ पे कोई इससे रिलेटेड कोई बातें हैं क्या? तो यहाँ पे 0 to 15 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 35 से 45 है, 120/80 है। तो कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा? तो याद रखना यहां पे 0 to 15 ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। 0 to 15, 0 से लेके 15 तक यहां पे नॉर्मल हमारा क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, आईसीपी होता है। आईसीपी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा समझ लेना उसको हेड की प्रॉब्लम ज्यादा है। ये कब बढ़ता है? सर कोई भी हेड इंजरी में हमेशा आईसीपी बढ़ता है, और आईसीपी को मेजर करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? आईसीपी को मेजर करने के लिए मैनोमीटर काम में लेते हैं। मैनोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। इसका नॉर्मल प्रेशर होता है 5 से 15। यदि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 0 to 15 है, तो 0 to 15 को हम करेक्ट ऑप्शन मान लेंगे। यस, तो 0 to 15 को हम करेक्ट ऑप्शन मान सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने सेशन का, और अपने सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसकी बात हम करते हैं, क्या बात करेंगे इसमें? व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर। अरे भाई, आयरन जो अपनी बॉडी में स्टोर होता है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहेगा? टेस्ट कौन सा है?
कि सर हमारी बॉडी में आयरन स्टोर होता है, और आयरन जो स्टोर होगा उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है जिसको हम अच्छे से जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा कितनी है? क्या सीरम कैल्शियम टेस्ट करेंगे, सीरम फेरेटिन करेंगे, सीरम आयरन करेंगे? नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं करेंगे। तो यहां पे हमेशा याद रखना, फेरेटिन जो होता है, फेरेटिन जो होता है वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है, तो बेस्ट आंसर फेरेटिन जाएगा, मतलब बी ऑप्शन सही जवाब होने वाला अपना, बी ऑप्शन सही जवाब होने वाला है। सीरम फेरेटिन करेक्ट इंफॉर्मेशन बताता है, यहां पे अपनी बॉडी में कहीं पे भी छुपा हुआ है आयरन उसको सभी को बताएगा, मतलब आयरन को बताने वाला यहां पे सीरम फेरेटिन टेस्ट इज द इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द नोइंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन द बॉडी। तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। तो आज का सेशन ये अपना पूरा एमसीक्यू सेशन रहा। ये एमसीक्यू सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है उसी को मैं लेके आया हूं, और बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये चैप्टर या एमसीक्यू सेशन, पीवाईक्यू सेशन सीरीज जो अपनी चली वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक बार जरूर पढ़ना इसको हल्के में नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस सेशन को देते हैं यही विराम, फिर से अगली क्लास में मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ में, नए जोश और जुनून के साथ में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।